सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो यक्षिणी के 2 पार्ट जो है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, और ये जो वीडियो होने वाली है वो यक्षिणी सीरीज़ का पार्ट 3 होने वाली है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं सुने हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले उन दोनों पार्टों को सुन लें, वरना आपको कहानी समझ नहीं आएगी। हाँ, तो पार्ट 3 जो है वो मैं कल अपलोड करने वाला था, लेकिन वही फिर मौसम का चक्कर पड़ गया। मैं आया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन तकरीबन 2 घंटे बैठा रहा मैं। हवा चल रही थी काफ़ी तेज़, जिसकी वजह से बार बार रिकॉर्डिंग जो थी वो डिस्टर्ब हो जा रही थी, और तकरीबन 3 बजे तक मैं दोपहर के यहीं बैठा रहा, लेकिन नहीं हो पाई रिकॉर्डिंग, और फिर मैं घर चला गया। लेकिन आज मैं आया हूँ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी थोड़ी हवाएं कम तेज़ चल रही हैं, तो शायद रिकॉर्डिंग हो जाएगी प्रॉपरली, लेकिन अगर थोड़ी बहुत नॉइस आ जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बगल में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन आता है उसे प्रेस कर लेना, और कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना कि आपको सीरीज़ कहानी कैसी लग रही है, आपको आवाज़ जो है वो कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं यक्षिणी सीरीज़ के पार्ट 3 को। अपने जो हेडफोन्स हैं वो लगा लीजिए। आयुष ने रूही का चेहरा देखा। रूही के चेहरे पर एक अलग सी फिक्र थी। आयुष ने रूही से पूछा, अरे तुम्हें क्या हुआ? और फिर रूही ने कहा, क्या तुम अपनी मर्जी से उस लड़की से शादी कर रहे हो? जिसके जवाब में आयुष ने कहा, अरे नहीं यार, तुम तो जानती ही हो ना, पेरेंट्स जो है वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं मेरे। मुझसे बिना पूछे ही पता नहीं किस लड़की को उन्होंने हाँ कह दी। और फिर रूही ने कहा, अरे तुम उससे शादी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आयुष ने जवाब दिया, अरे कोई पक्का नहीं है, अभी 1 महीने का वक्त है, 1 महीने बाद देखेंगे क्या करना है। साथ में रहेंगे, ख्यालात मिलेंगे, देखेंगे, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं। खैर कोई नहीं, मैं कॉपी पेन लेकर आया हूँ, चलो अपनी किताब को जो है वो पूरी करते हैं। आयुष लिख रहा था और रूही उसे बताए जा रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। आयुष भी अपना दिमाग लगा लगा के किताब को पूरा कर रहा था। तभी किताब के एक पन्ने पर एक आंसू की बूंद गिर गई, और फिर आयुष ने रूही का चेहरा देखा। तब रूही की दोनों आंखों में आंसू थे। आयुष ने रूही से पूछा, अरे ये क्या हो गया? क्या तुम ठीक तो हो? तुम रो क्यों रही हो? जिसके जवाब में रूही ने ना में सिर हिलाया और कहा, अरे वो कुछ नहीं, वो आंख में चला गया था कुछ, वो थोड़ा बहुत आंसू थोड़ा निकल गया। आयुष ने कहा, अरे मुझे तो नहीं लगता, कुछ ना कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। अरे यार, सीधा रो रही हो तुम। तुम्हारी आंखों में अगर कुछ गया होता तो थोड़ा बहुत पानी आ जाता है आंखों में, तुम तो रो रही हो, पूरी आंखें लाल है तुम्हारी। और फिर रूही ने कहा, अरे नहीं, वो थोड़ी तबीयत भी खराब थी जिसकी वजह से हो रहा होगा ऐसा। आयुष ने ये बात सुनी तब आयुष ने कहा, क्या तुम्हारी तबीयत भी खराब है? अरे यार, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ, थोड़ी बहुत दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने। जिसके जवाब में आयुष ने कहा, ठीक है, तुम दवाइयाँ खा के सो जाओ, मैं अकेले किताब लिख लूँगा। रूही ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं मदद करती हूँ तुम्हारी, तुम ऐसे कैसे लिख पाओगे? आयुष ने जवाब देते हुए कहा, अरे मैं खुद एक राइटर हूँ, मैं जैसे तैसे लिख लूँगा, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है, किताब का क्या है, आज नहीं तो कल पूरी हो ही जाएगी। रूही वहीं पर बेड पर लेट गई और आयुष किताब लिखने लगा। किताब लिखते लिखते अचानक से आयुष का फ़ोन बजा। आयुष ने फ़ोन उठाया, तब उसने देखा कि कॉल सिमरन का था। सिमरन ने सामने से कहा, अरे आप आए नहीं, खाना वगैरह खाना है ना, रात इतनी ज़्यादा हो गई है। और फिर आयुष ने जवाब दिया, हाँ मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ा काम बाकी है, भूख पूरी करनी है।
आयुष ने ये कहकर फ़ोन काट दिया और फिर रूही ने पीछे से ही कहा, अरे तुम्हारी होने वाली बीवी बुला रही है, तुम जा क्यों नहीं रहे, जाओ। आयुष ने ये बात सुनी तब आयुष ने कहा, होने वाली बीवी कौन बोला? अरे यार तुम तो अभी से यार मेरा मजाक उड़ाने लगी। अभी कोई शादी वादी नहीं कर रहा मैं, अभी 1 महीना है। अगर 1 महीने में सब कुछ ठीक रहा, उसको मैं पसंद आया, वो मुझे पसंद आई, तब शादी का देखेंगे, ऐसे थोड़ी। और फिर रूही ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। आयुष ने रूही से पूछा, रूही एक बात बताओ, काफ़ी देर से देख रहा हूँ तुम्हें मेरी शादी से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आखिर बात क्या है? रूही इधर उधर देखने लगी और रूही ने ऐसे ही बात को घुमाते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिले। आयुष ने कहा, हाँ वही तो, अभी देखना है ना ये कैसी लड़की है, मतलब 1 महीने में। आयुष किताब लिखते लिखते काफ़ी ज़्यादा थक गया था और उसे भूख भी लग रही थी। आयुष ने रूही से कहा, अरे यार मुझे भूख लग रही है, मैं घर से होकर आता हूँ, खाना खा लेता हूँ। जिसके जवाब में रूही ने कहा, अरे तो फ्रिज में खाना रखा हुआ है, तुम खाना खा लो। मैंने खाना बनाया था और उसके बाद खाया ही नहीं, मन ही नहीं कर रहा था। आयुष ने जब ये बात सुनी तब आयुष ने कहा, क्या तुमने खाना बनाया और तुमने खुद ही नहीं खाया? अरे यार तभी सोचो तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। अगर ऐसी लापरवाही करोगी तो तबीयत कहाँ से ठीक रहेगी। हाँ एक काम करो, तुम खाना खा लो और मैं अपने घर से खा कर आता हूँ। जिसके जवाब में रूही ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो, फिर घर जाओगे फिर आओगे, फालतू में क्या इतना टाइम वेस्ट करोगे, यहीं पर बैठ के खा लो ना। जिसके जवाब में आयुष ने कहा, हाँ ये आइडिया अच्छा है, लेकिन एक शर्त है। और फिर रूही ने पूछा, क्या शर्त है? जिसके जवाब में आयुष ने कहा, अगर तुम मेरे साथ बैठ के खाओगी ना तो ही मैं खाऊंगा। और फिर रूही ने कहा, अरे नहीं मुझे भूख नहीं है। आयुष ने जवाब दिया, ठीक है फिर मुझे भी भूख नहीं है, हाँ मैं भी नहीं खाऊंगा। ये कहकर आयुष किताब लिखने लगा और रूही ने कहा, अरे तुम भूखे पेट क्यों काम कर रहे हो, मैं कह रही हूं ना तुम खा लो। आयुष ने फिर चिल्लाते हुए कहा, अरे मैं भी तो कह रहा हूं कि तुम भी खा लो, तुम मेरी बात मान रही हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? रूही चुप हो गई और फिर रूही ने कहा, ठीक है मैं भी खा लेती हूं तुम्हारे साथ। आयुष ने हंसते हुए कहा, ये हुई ना बात। हाँ। आयुष ने फ्रिज से खाना निकाला और गर्म करके डाइनिंग टेबल पे लगा लिया। रूही और वो दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते खाते दोनों आपस में बात कर रहे थे। खाना खाने के बाद आयुष फिर से किताब लिखने लगा और फिर सुबह होते ही आयुष अपने घर वापस आ गया। आयुष की आंखें पूरी लाल थी क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं था। सिमरन ने आयुष से पूछा, अरे आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। आयुष जैसे ही घर के अंदर घुसा उसने घर का नज़ारा देखा, तब उसने देखा कि पूरा जो घर था वो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। जितना वो रोज़ साफ लगता था घर उससे ज़्यादा साफ लग रहा था। आयुष ने कहा, आज ये घर अलग अलग सा क्यों लग रहा है? जिसके जवाब में सिमरन ने कहा, अरे वो थोड़ा बहुत गंदा हो गया था तो मैंने साफ कर दिया। आयुष ने हाँ में सर हिलाया और सीधा बेडरूम में जाकर सो गया। वो सो ही रहा था तभी उसे किसी ने उठाया और जब आयुष ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सिमरन उसके सामने खड़ी थी। सिमरन ने कहा, आपने कुछ खाया पिया नहीं है, आप सिर्फ सो रहे हैं, कुछ खा पी लीजिए। आयुष उठा और फिर उसने खाना खाया। उसकी नींद पूरी हो चुकी थी इसलिए उसने सोचा कि चलो अब उठकर टहल लेते हैं थोड़ा सा। वो टहल ही रहा था तभी उसने देखा कि सिमरन का भाई स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहा था और उसने मस्ती करते हुए ही कहा, जीजू ये पूल तो बहुत मस्त है, बड़ा मज़ा आ रहा है। जिसके जवाब पे आयुष ने कहा, अरे यार कितनी बार कहूँ, मैं कोई तरह जीजू वीजू नहीं हूँ, अभी 1 महीने का टाइम मिला है हमको, क्या यार जीजू जीजू बोलने लगता है।
आयुष वहाँ से चला गया और टीवी देखने लगा। आयुष ने काफ़ी देर तक टीवी देखा और टीवी देखने के बाद वो फिर से बेडरूम में चला गया। वो सोच रहा था कि आगे किताब में क्या लिखा जाए। वो सोचने में इतना ज़्यादा खो गया कि उसे आसपास का कुछ पता ही नहीं लग रहा था। तभी उसने देखा कि वहाँ पर कमरे में सिमरन आई और उसके बाद वो आयुष के पास में बैठ गई। आयुष को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। तभी सिमरन आयुष के पैर दबाने लगी और आयुष ने कहा, ये क्या कर रही हो? जिसके जवाब में सिमरन ने कहा, आपने पूरी रात काम किया है, आप थक गए होगे, इतनी सेवा करनी तो बनती है। जिसके जवाब में आयुष ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मत दबाओ पैर, काफ़ी अजीब लगता है और अभी कोई ज़रूरत नहीं है, शादी नहीं हुई है, ये सब करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। आयुष वहाँ से उठा और दूसरे कमरे में चला गया और फिर से किताब के बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे रात हुई, फिर से रात हुई और आयुष ने अपना कॉपी किताब उठाया और वापस से वो रूही के घर की तरफ जा ही रहा था। तभी सिमरन ने कहा, अरे आप रात में ही क्यों जाते हैं? मतलब आप दिन में भी तो जा सकते हैं ना? आयुष ने जवाब दिया, अरे वो मेरी दोस्त है ना जो मदद करती है मेरी, वो सिर्फ रात में ही फ्री रहती है और सुबह उसे कहीं जाना होता है तो वो मिलती नहीं है। और दूसरी बात, रात में शांति बहुत होती है और क्रिएटिव चीज़ करने के लिए हमेशा शांत माहौल की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं रात में ही जाता हूँ। सिमरन ने जैसे ही सुना तब सिमरन ने पूछा, आपकी दोस्त मतलब कोई लड़की है क्या? और फिर आयुष ने कहा, हाँ लड़की ही है, क्यों क्या हुआ? सिमरन ने जवाब दिया, आप पूरी रात लड़की के साथ रहते हैं? आयुष ने जवाब दिया, हाँ क्यों क्या हुआ? सिमरन का मन थोड़ा सा उदास हो गया और उसने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, आप जाइए। आयुष वहाँ से रूही के घर की तरफ निकल गया और जब वो रूही के घर में पहुँचा तब उसने रूही से कहा, अरे सुनो, अभी किताब वगैरह तो लिख लेंगे लेकिन तुम पहले पियानो सुनाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं है? अगर नहीं ठीक है तो कोई बात नहीं। जिसके जवाब में रूही ने कहा, अरे कोई बात नहीं, इतनी तबीयत खराब नहीं है कि पियानो ना बजा सकूं। रूही पियानो के पास बैठ गई और पियानो बजाने लगी। पियानो की आवाज़ सुनकर आयुष को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो पास में ही रखे बेड पर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों ने किताब लिखना शुरू किया। जैसे ही किताब ख़त्म हुई, रूही ने आयुष से पूछा, अरे तुमने मिलाया नहीं अपनी होने वाली बीवी से? जिसके जवाब में आयुष ने कहा, है होने वाली बीवी? अरे यार तुम फिर से शुरू हो गई, होने वाली बीवी नहीं है वो, मेरा मतलब अभी कंफर्म नहीं है यार। जिसके जवाब में रूही ने कहा, हाँ हाँ जो भी है, उसे यहाँ पर लेकर आओ, पार्टी वगैरह करते हैं, काफ़ी दिन हो गए हमने पार्टी नहीं करी है। जिसके जवाब में आयुष ने कहा, अरे यार पार्टी ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। आयुष ने रूही से पूछा, अच्छा सुनो, अगर मेरी और उसकी शादी हो गई तब तुम हमारी शादी में डांस करोगी ना? रूही ने जब ये सवाल सुना तब उसने कहा, तुम बकवास मत करो, किताब लिखने पर ध्यान दो, बकवास करते रहते हो, डांस करोगी। आयुष ने हंसते हुए कहा, अरे यार तुम तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगती हो। और फिर रूही ने कहा, हाँ हाँ अब तो दूसरी मिल गई ना, अब तो मेरी जो भी बात है वो सब तुम्हें बेकार और गुस्से वाली ही लगेगी। और फिर आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उसकी और मेरी शादी से? रूही ने गुस्से में कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो कमरे से चली गई। आयुष किताब लिखता रहा लेकिन काफ़ी देर तक रूही वापस नहीं आई। आयुष को लगा कि शायद रूही कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई है, इसलिए वो उठा और उस कमरे में चला गया जहाँ पर रूही थी। और फिर आयुष ने जब कमरे के पास अपना पहला कदम बढ़ाया तब उसने सुना कि उस कमरे से
रूही के रोने की आवाज़ आ रही थी। आयुष ने रूही से पूछा, अरे रूही, सब कुछ ठीक तो है? तुम रो क्यों रही हो? रूही ने कोई जवाब नहीं दिया और रोती रही। थोड़ी देर बाद वो रूम से बाहर निकली और उसने कहा, मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तो सो रही थी। बोलो क्या बात है? आयुष को कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि उसने रोने की जो आवाज़ थी वो साफ साफ सुनी थी। धीरे धीरे रात बीती और सुबह होने ही वाली थी। आयुष फिर से घर जाने लगा और फिर रूही ने कहा, पार्टी है, ठीक है, मैं सब कुछ डेकोरेट करके रखूंगी, तुम अपनी होने वाली बीवी को लेकर आ जाना। आयुष ने कहा, अरे यार, कसम से तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, बार बार एक बात को लेकर टोंट मारना ज़रूरी है क्या? और मैंने कितनी बार कहा शादी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी यार तुम। हाँ, खैर मैं जा रहा हूँ। आयुष ये कहकर अपने घर आ गया और आयुष ने सिमरन से कहा, अरे ज़रा सुनो, रात को रेडी रहना, मेरी जो दोस्त है ना जिसके बारे में मैंने बताया था, उसके घर पर पार्टी है, तो हमें वहाँ पर चलना है और अपने भाई को भी बोल देना। सिमरन ने हाँ में सर हिलाया और आयुष जो था वो अपना डेली का काम करने लगा। सबसे पहले वो सोने के लिए चला गया और काफ़ी घंटे सोने के बाद वो उठा और खाना खाने लगा और उसके बाद टीवी देखने लगा। यही छोटे मोटे काम करते करते शाम हो गई। शाम के वक्त आयुष ने सिमरन से कहा, अरे पार्टी है, जाना है, जो भी है तैयार वगैरह हो जाओ। सिमरन ने हाँ में सिर हिलाया और अपने भाई को ये बात बताई। उसका भाई रेडी होने के लिए चला गया और सिमरन भी रेडी होने के लिए चली गई। आयुष वही नहा धोकर नॉर्मल कपड़े पहनकर रेडी हो गया। थोड़ी देर बाद सिमरन और उसका भाई दोनों रेडी होकर आए। सिमरन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आयुष 2 मिनट तक सिमरन को देखता रहा और फिर सिमरन ने कहा, क्या आप चले? लेकिन आप तो रेडी हुए नहीं हैं, आपने सादे कपड़े पहने हुए हैं। जिसके जवाब में आयुष ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मेरा तो चलेगा, मैं तो रोज़ आता जाता हूँ, मेरा तो काम ही वहीं पर है, वहीं पर लिखता हूँ, मुझे रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, चलो चलते हैं। वो तीनों रूही के घर पहुँचे और फिर तीनों ने रूही का घर देखा तो वो सजा हुआ था। आयुष को समझ नहीं आया कितने कम वक्त में आखिर रूही घर को सजा कैसे लेती है। वो तीनों घर के अंदर गए तो घर काफ़ी ज़्यादा आलीशान सजा हुआ था, जैसे पहले वाली पार्टी में सजा हुआ था। सिमरन ने घर को देखते हुए कहा, यह घर तो बहुत ज़्यादा आलीशान लग रहा है। सिमरन के भाई ने भी यही कहा। आयुष ने रूही को आवाज़ लगाई और थोड़ी ही देर बाद रूही वहाँ पर आई। रूही भी काफ़ी अच्छी तरह से तैयार हुई थी। उसने जैसे ही सिमरन को देखा, उसने सिमरन को देखकर नमस्ते कहा और उसके भाई को भी नमस्ते कहा। आयुष ने दोनों की पहचान कराते हुए कहा, सिमरन, ये है रूही, मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, हम दोनों साथ में मिलकर किताब लिखते हैं। और रूही, ये है सिमरन, मैंने तुम्हें बताया था ना। और फिर रूही ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी होने वाली बीवी तो बहुत खूबसूरत है, हाँ, बड़े किस्मत वाले हो तुम। और जैसे ही ये बात सिमरन ने सुनी तब उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और आयुष ने कहा, अरे अभी 1 महीने का टाइम है, अभी देखते हैं क्या होगा इन फ्यूचर। सिमरन के भाई ने पूछा, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, मतलब सिर्फ हम ही हैं पार्टी में? और फिर आयुष ने जवाब दिया, हाँ, क्या कर सकते हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो देश के बाहर रहते हैं और यहाँ पर हमारा कोई दोस्त है नहीं, तो हम अकेले ही पार्टी करते रहते हैं। रूही मुस्कुराई और उसने वहाँ पर गाना प्ले कर लिया और कहा, एंजॉय करिए, नाचिए गाइए, 1 महीने बाद आप हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। आयुष ने गुस्से से रूही को देखा और रूही भी सड़ा हुआ मुंह बनाकर आयुष को देख रही थी। सिमरन का भाई पार्टी में बहुत एंजॉय कर रहा था, वो वहाँ पर नाच रहा था और सिमरन भी देख रही थी। रूही ने सिमरन से कहा, अरे आप खड़ी क्यों हैं एकदम चुप चुप सी, आइए डांस करिए। और फिर सिमरन ने शर्माते हुए ना कहा। आयुष ने कहा,
अरे शर्माने की ज़रूरत नहीं, ये सब अच्छा नहीं लगता, आराम से खुल कर रहो, कोई यहाँ पर शर्माने की ज़रूरत नहीं। सिमरन और रूही गए और दोनों डांस करने लगे। आयुष और सिमरन का भाई वहाँ पर खड़े खड़े देख रहे थे। वो सब पार्टी में एंजॉय कर ही रहे थे, तभी वहाँ की जो लाइटें थी वो ऑफ हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया और आयुष ने रूही से कहा, अरे रूही, ये क्या हुआ, लाइट गई है क्या? और फिर रूही ने कहा, हाँ शायद जाती तो नहीं है यहाँ लाइट, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, शायद एमसीबी गिर गई है और मेन एमसीबी जो है वो सबसे ऊपर वाले कमरे में है। जिसके जवाब में आयुष ने कहा, हाँ तो ठीक है फिर रूही, मेरे साथ चलो, दिखाओ मुझे, मैं ऑन कर देता हूँ। रूही काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और रूही ने कहा, अरे वहाँ जाना ठीक नहीं है, सुबह के वक्त ही जाएंगे। जिसके जवाब में आयुष ने कहा, क्या सुबह के वक्त, आखिर क्यों? तुम्हारे कहने का मतलब क्या? क्या रात भर अंधेरे में रहेंगे क्या? तो पार्टी का मतलब क्या रह जाएगा? सिमरन के भाई ने कहा, अरे जीजू जल्दी जो भी है लाइट ऑन करवाइए ना, मुझे डर लग रहा है। और सिमरन ने भी यही बात कही और रूही ने कहा, अरे यार तुम्हारे साले साहब को डर लग रहा है, टॉर्च वगैरह कुछ जलाओ मोबाइल का। आयुष ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आयुष ने कहा, साला बना नहीं अभी, चिड़ंतू लड़की। आयुष और रूही आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सिमरन के कानों में एक आवाज आई, सिमरन काफी ज्यादा डर गई और सिमरन ने चिल्लाते हुए कहा, अरे पीछे मेरे कान में किसी ने कुछ बोला। आयुष जी आप थे क्या? और फिर रूही ने कहा, हाँ हाँ कमरे में बुला रहा होगा, अंधेरा जो हो गया है। आयुष ने गुस्से में कहा, अभी चप्पल से मारूंगा, बेवकूफ लड़की, ये कोई वक्त है मजाक करने का? इतना अंधेरा हो रखा है, चल मेरे को दिखा, एमसीबी दिखा, मैं ऑन करता हूँ, तेरे को डर लग रहा है तो डरपोक। और फिर रूही ने कहा, अरे नहीं होगा, समझा करो, छत पर अभी जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी सिमरन का जो भाई था उसके कानों में भी वही आवाज़ आई, सिमरन के भाई ने जब आवाज़ सुनी तब वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने डरते हुए कहा, दीदी दीदी मुझे भी कुछ डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। तभी रूही के कानों में भी एक आवाज़ आई, रूही ने भी डरते हुए कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। आयुष ने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या हो गया रूही, आखिर हुआ क्या है? तुम छत पर जाने से रोक रही हो और इन दोनों को डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं, आखिर बात क्या है? और फिर रूही ने जवाब दिया, अरे आयुष मैं तुम्हें कह रही हूं ना, वहां छत पर जाना खतरे से खाली नहीं है। आयुष को काफी ज्यादा गुस्सा आया और आयुष ने कहा, अरे ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं खुद ही ढूंढ कर एमसीबी उठा दूंगा, तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है डरपोक। आयुष जा ही रहा था, तभी सिमरन ने आयुष का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप क्यों जा रहे हैं? जब ये कह रही हैं कि ऊपर खतरा है तो मत जाइए ना, एक काम करते हैं, एक रात की तो बात है, हम अपने घर में चलते हैं और इनको भी ले चलते हैं, हमारे घर में तो लाइट होगी ना, सुबह आकर जो एमसीबी है उसे ऑन कर दीजिएगा। और फिर आयुष ने कहा, हाँ ये बात ठीक कह रही, तुम्हारे अंदर दिमाग है, चलो रूही मेरे घर चलते हैं। वो सब जा ही रहे थे, तभी उस घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और आयुष ने और सिमरन के भाई ने दरवाजे को काफ़ी खोलने की कोशिश करी, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। सिमरन काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और चिल्ला रही थी।
आयुष भी थोड़ा बहुत डर गया और आयुष ने कहा, अरे पागल हो क्या, क्यों चिल्ला रही हो, अभी कोशिश कर रहे हैं ना खोलने की। और फिर सिमरन के भाई ने कहा, जीजू मुझे लगता है ना यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है, भूत प्रेत ही ऐसे दरवाजा बंद कर सकते हैं। आयुष ने कहा, अरे चुप करो यार, तुम तो और डरा रहे हो, ऐसी हालातों में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, ऐसे डरना नहीं चाहिए। आयुष और सिमरन का भाई दोनों दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन सारी कोशिशें फिर से नाकामयाब हो गई। और तभी वहां की जो लाइटें थी वो चालू बंद होने लगी। सिमरन और उसका भाई दोनों चिल्लाने लगे। सिमरन ने आयुष से कहा, सुनिए ना, बहुत डर लग रहा है, चलते हैं यहां से। जिसके जवाब में आयुष ने कहा, अरे मैं क्या शौक से रुका हूं, पागल लड़की, कम से कम दरवाजा तो खोलने दे। रूही भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी वहां पर एक आवाज आई, 1 2 3 4 4 लोग, मतलब बहुत सारा खाना। 150 साल बाद, 150 साल बाद जागा हूँ, बहुत भूख लगी है। सभी के सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। सिमरन ने रोते हुए कहा, अरे जी आप ये कहां पर लेकर आ गए, ये डरावनी आवाज कहां से आ रही है। सिमरन का भाई भी काफी ज्यादा घबरा रहा था। आयुष ने रूही से पूछा, रूही ये सब हो क्या रहा है। जिसके जवाब में रूही ने कहा, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, जिसका डर था वो हो गया। आयुष ने फिर रूही से पूछा, अरे क्या हुआ है, कुछ बताओगी। जिसके जवाब में रूही ने कहा, अरे बहुत सालों पहले मेरा एक भाई था, वो काफी ज्यादा घमंडी और बिगड़ैल था। वो पापा के पैसों का और ताकत का गलत फायदा उठाता था और बाहर लोगों को परेशान किया करता था, गुंडागर्दी किया करता था। और गुंडागर्दी करते करते वो एक बड़ा अपराधी बन गया। एक रात उसने कई सारे लोगों का कत्ल कर दिया। मेरा भाई बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी किया करता था, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारे केसेस थे। और कत्ल करने के बाद तो उसके पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ गई। वो अपने आप को बचाने के लिए घर के अंदर आकर छुप गया और वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा है, वहाँ पर जाकर छुप गया ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। लेकिन पुलिस वालों को इस बात का पता चल गया कि वो घर में ही छुपा हुआ और वो आ गए। जुर्म बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से पैसा और पावर काम नहीं आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने पूरे घर की छानबीन करी तब उन्हें वो कमरा मिल गया और जैसे ही वो कमरा तोड़कर अंदर गए तब मेरे भाई ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। लेकिन उन पुलिस वालों ने एक के बाद एक फायरिंग करी और मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। उस दिन के बाद से मेरे घर में काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें घटने लगी। रोज़ कुछ ना कुछ भूतिया चीज़ें होने लगी और जब पानी सर के ऊपर चला गया तब एक पंडित जी को बुलाया गया और उस पंडित ने मेरे भाई की आत्मा को उसी कमरे में जहाँ उसकी मौत हुई थी उसी कमरे में कैद कर लिया। लेकिन पता नहीं कैसे शायद वो आज आज़ाद हो गया। सिमरन और उसका भाई काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और आयुष भी थोड़ा बहुत घबरा गया था। तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी, हाँ सही कहा, तब से लेकर आज तक मैं कमरे में कैद था, लेकिन हाँ अब मुझे मुक्ति मिल गई है और मुझे बहुत भूख लगी है। 1 2 3 4, अब तुम चारों में से किसको खाऊं?
मुझे पहले ये बताओ। घर की जो चीज़ें थी वो अपने आप गिरने लगी और पूरा जो घर था वो अचानक से हिल रहा था। बाहर का जो मौसम था वो खराब होने लगा था और आसमान में बादल घने छा गए थे और बिजलियां कड़क रही थी। ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, पहले ही से खाता हूँ। कोई अनजान सी शक्ति जो कि दिख नहीं रही थी वो आयुष को अपने पास खींचने लगी। उसी अनजान शक्ति ने फिर से एक अजीब सी आवाज में कहा, अभी मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है, मुझे सिर्फ 2 लोगों को खाना है। अब मुझे बताओ कि मैं किसको खाऊं। तभी सिमरन ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आयुष हैरान रह गया। सिमरन ने कहा, तुम जो भी हो इन दोनों को खा लो, लेकिन हम दोनों को जाने दो। और फिर उस आवाज ने कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें जाने दूं, लेकिन मैं यहाँ पर सुन रहा था जब से पार्टी शुरू हुई है तुम्हारी तो इस लड़के से शादी होने वाली है ना, तो तुम इसे बचा नहीं रही। और फिर उस सिमरन ने कहा, अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जिए या मरे, मैं तो सिर्फ पैसों के लिए इसके साथ शादी कर रही थी ताकि बाद में तलाक लेकर इसकी आधी प्रॉपर्टी हड़प लूं। ये पूरा प्लान था। मेरे भाई को और मुझे जाने दो यहां से। आयुष ने जब ये बात सुनी तब वो हैरान रह गया। तभी सिमरन के भाई ने कहा, अरे हमारा तो काम ही यही है, हम अमीर लड़कों को शादी के बहाने उन्हें लूट लेते हैं। हमें जाने दो, इन दोनों को खा लो। ठीक है तुम दोनों जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और अपने सारे गुनाह मान लो, वरना तुम दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करते हुए आ जाऊंगा और उसके बाद क्या होगा तुम जानते ही हो। तभी उस घर का दरवाजा खुला और सिमरन और उसका भाई उस घर से भाग गए। आयुष इतना ज्यादा डर गया था और घबरा गया था कि उसके माथे से पसीना बह रहा था और रूही भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। तभी आयुष बेहोश हो गया। आयुष को जब होश आया तब उसने आसपास देखा तो उसने देखा कि वहां पर रूही किताब लिख रही थी। और फिर आयुष ने कहा, क्या मैं मर गया हूं? लेकिन धरती और स्वर्ग में कोई फर्क तो नजर नहीं आ रहा। तभी रूही खड़ी हुई और उसने आयुष को देखते हुए कहा, बकवास मत करो, ठीक हो तुम बिल्कुल। और फिर आयुष ने कहा, अरे क्या था वो सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सर में बहुत दर्द हो रहा, फटा जा रहा है सर। और फिर रूही ने कहा, जो भी था तुम्हारे अच्छे के लिए था, वरना तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी तो लुट जानी थी। तुम्हें फंसाने के लिए आई थी वो लड़की, कोई उसको शादी वगैरह से मतलब नहीं था, उसे बस तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। वो तो बचा लिया मैंने तुम्हें। खैर अब तो तुम्हारी होने वाली बीवी भाग गई। अब अपनी मम्मी को बोलना दूसरी कोई लुटेरन देख ले तुम्हें लूटने के लिए। और ये रही तुम्हारी किताब, मैंने पूरी कर दी है। रूही वहां से जा रही थी लेकिन आयुष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आयुष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आयुष ने पूछा, लेकिन वो आवाज, वो लाइट बंद होना, वो सब क्या था? और फिर रूही ने जवाब दिया, वो सब भूल जाओ, सिर्फ एहसान मानो ऊपर वाले का कि तुम सही सलामत हो।
रूही वहाँ से जा रही थी, तभी आयुष ने रूही का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। और आयुष ने रूही की आंखों में देखते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे एक बात बताओ, शादी करोगी मुझसे? रूही मुस्कुराने लगी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो काफ़ी गुस्सा करती हूँ ना, पागलों वाली बातें करती हूँ। हाँ, तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी है? और फिर आयुष ने कहा, ठीक है, मैं दूसरी लड़की देख लूँगा। और फिर रूही ने गुस्से में बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ तुम मुझसे शादी करोगे। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास आने लगे और उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब शादी कर लेंगे। आयुष ने सारी बातें अपनी मम्मी को बताई और रूही के बारे में बताया। आयुष की जो मम्मी थी, उन्होंने आयुष से माफ़ी मांगी और फिर आयुष ने कहा, अरे माँ, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आप तो माँ हैं, कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की, जो हो गया सो हो गया। आयुष और रूही ने शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बिताने लगे। वो रोज़ रात साथ में बैठकर किताबें लिखते रहे और वो आज काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हाँ, तो ये थी यक्षिणी की सीरीज़। कैसी लगी आप सभी को? उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। तो अगर आपको सीरीज़ जो है वो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।